हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक के साथ शुरू करते हैं, जो है हमारा एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। नाउ लास्ट लेक्चर में हमने ओरिजिन ऑफ लाइफ को कवर किया था। आज हम देखते हैं कि एवोल्यूशन जो प्रोसेस है उसके क्या एविडेंसेस हैं। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एवोल्यूशन हुआ है, अगर लाइफ बनी है और उसके बाद लाइफ के अलग अलग फॉर्म्स आए हैं, ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि सारी लाइफ का ओरिजिन एक ही तरीके से हुआ और बाद में अलग अलग तरीके के हमारे स्पीशीज़ और ऑर्गेनिजम्स बने। इस बात का क्या सबूत है कि ये जो प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन है ये ऐसे ही चला, और बाकी थ्योरीज जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारा स्पेस से लाइफ आई, या ऐसे जो बाकी की थ्योरीज थी उनको हम कैसे रिजेक्ट कर रहे हैं, और कौन से हमारे ऐसे एविडेंसेस हैं जो हमारी एवोल्यूशन की थ्योरी को प्रूव कर रहे हैं। तो ये हमारे कुछ सबूत हैं, इनको एक एक करके हम स्टडी करते हैं। सबसे पहला जो हमारा एविडेंस है वो है पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, यानी कि फॉसिल्स से मिला हुआ सबूत। पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस यानी कि फॉसिल से मिला हुआ सबूत। तो अभी हमें ये पहले पता होना चाहिए कि फॉसिल्स क्या होते हैं और कहाँ मिलते हैं। फॉसिल्स आपका किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का कोई भी पार्ट या उसका कोई इम्प्रेशन अगर हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स की लेयर के बीच में हमको मिलता है तो हम उसको फॉसिल बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं या जो स्ट्रैटिफाइड रॉक्स हैं, इनकी लेयर के बीच में हमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रेमिनेंट्स या अवशेष जिनको हम बोलते हैं वो मिलते हैं, उनको हम फॉसिल्स बोलते हैं। ये क्या हो सकते हैं? ये टीथ्स हो सकती हैं, बोन्स हो सकती हैं, और भी बहुत तरह के हमारे फॉसिल्स हो सकते हैं। अब अगर हम अर्थ की लेवल की स्टडी करें तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारी अर्थ बनती गई, कोई ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लीजिए अभी हम अगर एक ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल लेके स्टडी करें कि एक ऑर्गेनिज्म में डेथ हुई ऑर्गेनिज्म की, वो यहाँ गिर गया, ठीक है, उसके ऊपर कुछ लेयर्स ऑफ सॉइल डिपॉजिट हुई, ठीक है। स्ट्रैटिफाइड वर्ड से आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर हम लेयर्स की बात कर रहे हैं। जैसे टिश्यूज़ में भी हमने स्ट्रैटिफाइड टिश्यूज़ पढ़ा था, तो स्ट्रैटिफाइड का मतलब होता है लेयर्स। अब यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म गिरा, इसके ऊपर एक लेयर बन गई मिट्टी की, जो धीरे धीरे एक पूरा लेवल बन गया, ठीक है। अब उसके बाद ऑर्गेनिज्म बी की डेथ हुई, उसके ऊपर एक और लेयर बन गई, फिर ऑर्गेनिज्म कोई और डेथ हुई, उसके ऊपर एक और लेयर बन गई। ऐसे करते करते ये लेयर्स बनती जा रही हैं, और जो ये आपकी मिट्टी की लेयर है ये धीरे धीरे बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, ये कन्वर्ट हो गई रॉक्स में। तो इन रॉक्स के बीच में दबे हुए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अवशेषों को हम बोलते हैं फॉसिल्स। अब ये फॉसिल्स, आप अगर हम इसको स्टडी कर रहे हैं, अगर हमने अर्थ को काट के फॉसिल्स निकाले हैं, तो हमारा कॉमन सेंस कहता है कि जो सबसे नीचे ऑर्गेनिज्म है वो सबसे पुराना होगा, और जो सबसे नया है, जो रीसेंट ऑर्गेनिज्म है, वो सबसे ऊपर होगा। तो ये एविडेंस हमको बताते हैं कि देखो, पहला तो कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म था और अब कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म है, यानी कि नए ऑर्गेनिज्म यहाँ नहीं मिलेंगे, है ना। जो नई एवोल्यूशन हुई वो यहाँ कैसे मिल जाएंगे? उनकी एवोल्यूशन तो यहाँ पर हुई। तो रॉक्स की एज को फाइंड आउट करके हम इस फॉसिल के टाइम पीरियड को बता सकते हैं कि ये कितने सालों पहले यहाँ रहा होगा। अब फॉसिल की, ये रॉक्स की एज कैसे फाइंड करें? नाउ दिस इज़ अ साइंटिफिक मेथड, और बहुत सारे तरीके हैं हमारे इन एजेस को फाइंड करने के लिए। सबसे कॉमन जो मेथड है वो हमारा कार्बन डेटिंग का मेथड है, ठीक है। इट इज़ कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग में क्या है, जो हमारी बॉडी में कार्बन का रेशो रहता है C14 और C12, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये फिक्स्ड रहता है, और जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज होता रहता है या डेड हो गया, उसमें ये रेशो चेंज हो गया, ये रेशो डिक्रीज होता गया। तो हम आज का रेशो जो हमारा है और जो हमें फॉसिल मिला है उसमें 14:12 का रेशो निकालें तो हमको वो पता चल जाता है कि रेशो चेंज हुआ है। अब ये कार्बन का हाफ लाइफ पीरियड भी होता है, ये हमको मालूम है कितने समय में ये आधा हो जाएगा। तो हाफ लाइफ पीरियड और C14 C12 का रेशो निकाल करके हम कार्बन डेटिंग की मदद से फॉसिल की, या फॉसिल के तो पहले नहीं, हम रॉक की एज फाइंड करते हैं, उससे हमको फॉसिल की एज पता चल जाती है।
इसके अलावा आपका के ऑर्गन मेथड भी है, लेड डेटिंग भी है, ये सब आपको डिटेल्स में नहीं स्टडी करना, ठीक है। तो ये आपके कुछ एज फाइंड आउट करने के तरीके हैं ना। ये जो तरीके हैं लेड, पोटेशियम आर्गन मेथड और कार्बन डेटिंग, ये ज़्यादा एक्यूरेट मेथड नहीं है। अगर बहुत एक्यूरेसी से निकालना है तो न्यूक्लियर स्पिन रेजोनेंस की मेथड एक ऐसा है मेथड है जो आपको सबसे एक्यूरेट एज निकालने में मदद करता है, ठीक है। तो ये तो हमें मिल गया कि कैसे हम उसकी एज फाइंड कर सकते हैं। अब जब ये फॉसिल मिला, अभी तो हमने ये बोला ना कि पूरा का पूरा डेड एक ऑर्गेनिज्म दब गया इसके अंदर, तो क्या सिर्फ ऑर्गेनिज्म पूरा मिलेगा तभी हम उसको फॉसिल बोलेंगे? ऐसा नहीं है। हम फॉसिल को कितनी तरीके से कह सकते हैं कि ये फॉसिल है? तो हमारे टाइप्स ऑफ फॉसिल्स क्या हैं? पेट्रीफाइड फॉसिल, ठीक है, जो ये अभी हमने बात करी, ऑर्गेनिज्म दब गया, इसमें ऑर्गेनिक मैटर जो है वो मिनरल डिपॉजिट से रिप्लेस हो गया, उसको हम बोलते हैं पेट्रीफाइड फॉसिल। फिर कैप्रोलिथ, कितना सरप्राइजिंग है कि पीसेस यानी कि एक्सक्रीटा ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी से एक्सक्रीटा निकल रहे हैं, अगर वो भी रॉक के अंदर रह गया तो देखो कितनी सरप्राइजिंगली इसको भी हम फॉसिल की तरह ट्रीट करते हैं और इसको बोलते हैं कैप्रोलिथ। नेक्स्ट इज अनऑल्टर्ड फॉसिल। ये बिल्कुल चेंज नहीं होता, इसमें कोई ऑर्गेनिज्म रिप्लेस नहीं होता। जैसे हमने यहाँ कहा ना, ऑर्गेनिक मैटर मिनरल्स से डिपॉजिट से रिप्लेस हो जाता है, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर धीरे धीरे खत्म होता चला गया और उसकी जगह पे क्या आता चला गया? मिनरल आता चला गया। लेकिन अनऑल्टर्ड में ऑर्गेनिक मैटर रिप्लेस नहीं होता मिनरल से, वो एज इट इज आपको ऑर्गेनिक मैटर मिल जाता है। अब ये कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा जहाँ पर आपका आइस में दबा हुआ फॉसिल मिले। आपको पता है लो टेम्परेचर से डिग्रेडेशन नहीं होता, प्रिजर्वेंस ज़्यादा अच्छी होती है, तो ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिक मैटर ही आइस के अंदर अच्छे तरीके से अनऑल्टर्ड तरीके से फॉसिल्स बनाता है। तो हम जैसे एक हमें मैमोथ मिला था साइबेरिया में, जो कितने ईयर्स पुराना है, 25,000 ईयर्स अगो का मैमोथ हमको आइस में मिला अनऑल्टर्ड फॉर्म में। इसके बाद इम्प्रेशंस, जैसे मान लीजिए एक रॉक के अंदर ये दो सेडिमेंट्री लेयर के बीच में एक लीफ आ गई, ठीक है। अब ये लीफ इस रॉक के ऊपर पड़ी रही, इसके सारे पार्ट्स तो डिकम्पोज हो गए, वो तो खत्म हो गए, वो नहीं हमें मिले, लेकिन इसका जो वेनेशन का पैटर्न है ये रॉक के ऊपर प्रिंट होकर के रह गया, यानी कि हमें सिर्फ प्रिंट दिख रहा है, ऑर्गेनिक मैटर नहीं दिख रहा है। तो ये जो प्रिंट या इम्प्रेशन है वो भी हमारा एक तरह का फॉसिल है। तो ये हम बता रहा है कि भैया उस समय पे ऐसे पत्तियां हुआ करती थी, उस समय पे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते थे, ऐसे उनके फुटप्रिंट्स होते थे। तो ये क्या है हमारा फुटप्रिंट्स, इम्प्रेशन। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट एविडेंस हुआ एवोल्यूशन का। इसको हम कैसे कह सकते हैं? पैलियोंटोलॉजिकल आपका एवोल्यूशन का एविडेंस है, क्योंकि हमारे इसमें हम ऑर्गेनिजम्स की एज को बता सकते हैं कि ये बहुत पुराना ऑर्गेनिज्म है, ये नया ऑर्गेनिज्म है, ये इस एरा में मिल रहा है, ये इस एरा में मिल रहा है। तो यहाँ से हमको एवोल्यूशन का एक एविडेंस मिला। क्या कोई और भी तरीका है हम प्रूव कर सके कि हाँ एवोल्यूशन हुआ है? यस, रूडिमेंट्री या वेस्टिजियल ऑर्गन्स। हम सबको पता है कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या हैं, जो अभी हमारी बॉडी में हैं लेकिन फंक्शनल नहीं है, ठीक है, नॉन फंक्शनल है न्यू ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में। बट अगर हम एंसेस्टर्स की बात करें तो वो ऑर्गेनिजम्स जो एंसेस्टर्स में ऑर्गन्स थे वो हमारे काम करते थे, किसी ना किसी काम में आते थे। जैसे निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन ह्यूमन आई में, अभी हमारी आई में बहुत छोटी सी मेम्ब्रेन है, थर्ड मेम्ब्रेन जिसको आप बोल सकते हैं आईलिड के साथ, किसी काम नहीं आती बट पहले काम आती रही होगी। ऑरिकुलर मसल्स ऑफ पिन्ना, अब ये क्या है? आपका ये ईयर का पिन्ना है ऐसे, ठीक है, ये ईयर पिन्ना है, बाहर जो आउटर ईयर जो आपको दिख रहा है जिसको आप टच कर सकते हो वो पिन्ना है। आप इसको मूव नहीं कर सकते, बट बाकी के जो मैमल्स हैं वो इसको मूव कर सकते हैं। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि इसके साथ कुछ मसल्स अटैच्ड हैं जो इसको मूव करने में मदद करती हैं, लेकिन ये अब हमारे लिए किसी काम की नहीं है। मसल्स हैं लेकिन किसी काम की नहीं है, ये हमारा वर्क ही नहीं करती मसल्स। तो पहले के जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनमें ये पिन्ना की मसल्स अच्छे से काम करती थी। फिर विजडम टीथ,
बहुत बाद में हमारी लाइफ में आता है और कुछ ऐसा हमारी लाइफ में इसका रोल नहीं है कि इसके ना आने से हम खाना नहीं खा पा रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन। फिर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, आपका ये लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में अगर आप बिल्कुल लार्ज इंटेस्टाइन कैसे देखें तो यहाँ पर आपका दिखता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसका भी हमारी बॉडी में कोई रोल नहीं है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, लेकिन पहले के ऑर्गेनिजम्स में, पहले हमारे एंसेस्टर्स में ये था। बॉडी हेयर, अब आजकल तो हम हटा ही देते हैं, लेकिन पहले ये थे टू कीप द बॉडी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंसेक्ट्स, डस्ट, टेम्परेचर, इन सब चीज़ों से बॉडी हेयर। फिर कॉक्स यानी कि हमारी टेल बोन, ठीक है, टेल बोन अब हमारे किसी काम की नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी में ये है। पहले ये ज़रूर हुआ करती थी जब मैमल्स की टेल है। और टेल किस काम आती है? बॉडी बैलेंस करने के, मूव करने के। तो लेकिन अब ये हमारी बॉडी में नहीं है। तो ये सब ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी में अब हैं लेकिन किसी काम के नहीं है, तो ये हमारी बॉडी में आए क्यों? ये हमारे एंसेस्टर्स के पास थे, हमारे पास आ गए, लेकिन हमारे पास काम करने के नहीं है। तो ये भी एक प्रूफ है कि हम अपने एंसेस्टर्स से इवॉल्व होकर आए हैं जिनमें ये ऑर्गन्स काम करते थे, हम में ये ऑर्गन्स काम नहीं करते। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड एविडेंस कि हमारा एवोल्यूशन हुआ है, स्पीशीज का एवोल्यूशन होता है, एटाविज्म। एटाविज्म क्या है? ये बिल्कुल हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन से अलग बात है। मतलब हमारे कुछ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स जो कुछ ऑर्गेनिजम्स में काम करते हैं, सब में नहीं पर कुछ में काम करते हैं। अब कुछ आप लोगों को देखेंगे जो अपना पिन्ना हिला सकते हैं, जैसे उनके एंसेस्टर्स हिलाते थे। कुछ एक्स्ट्रा मैमे या निपल्स हैं। अब ये क्या है? जैसे आपने देखा है बहुत सारे मैमल्स, अब डॉग है, फीमेल डॉग, शी हैज़ लॉट ऑफ पपीज़। एक लिटर में उनके कई सारे पपीज़ होते हैं और हर पपी के लिए, मतलब जब वो मदर के पास पपी बैठता है तो हर पपी को मिल्क के लिए निपल प्रोवाइडेड है, ठीक है। लेकिन ह्यूमंस में दो ब्रेस्ट विद 2 निपल्स, बट कभी कभी ये देखने को आता है कि किसी किसी के पास एक्स्ट्रा मैमे भी है। बॉडी हेयर हमारे पास हैं, एंसेस्ट्रल के पास भी थे। कैनाइन हमारे लॉन्ग हैं, ठीक है, और लॉन्ग टेल बोन भी है। तो ये कुछ रीअपीयरेंस है, सब में नहीं आते, किसी किसी में ये शो हो जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज एटाविज्म। फिर अब अगर हम कुछ एक खास ऑर्गेनिजम्स को देखें, जैसे हम यूग्लिना को देखें। यूग्लिना क्या है? अगर हम यूग्लिना को देखें तो यूग्लिना आपका वो ऑर्गेनिज्म है जो ऑटोट्रॉफिक भी है और हेटेरोट्रॉफिक भी है। यानी कि ये कुछ कैरेक्टर्स प्लांट किंगडम के शो कर रहा है और कुछ कैरेक्टर्स एनिमल किंगडम के शो कर रहा है। ऐसा क्यों हो गया भाई कि इसमें दोनों के कैरेक्टर आ गए? भाई अगर ये प्लांट है तो प्लांट होना चाहिए, एनिमल है तो एनिमल होना चाहिए। यानी कि ये जो है ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन 2 डिफरेंट टेक्सॉन, ठीक है। यानी कि ये चीज़ें आपस में इवॉल्व होकर आई हैं। प्लांट किंगडम से ही एनिमल किंगडम इवॉल्व हुआ है, जिसमें बीच में एक ऑर्गेनिज्म ऐसा बना जो कि बनते बनते, मतलब थोड़ा सा प्लांट तो ये था ही, इसने थोड़े थोड़े एनिमल्स के भी फीचर्स डेवलप करने शुरू कर दिए और एक ये नया ऑर्गेनिज्म बन के बीच में रह गया। ऐसे ही पेरिपेटस जो आर्थ्रोपोडा और एनालिडा में कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। नाउ नियोपिलेनिया, ये भी कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन मोलस्का एंड एनालिडा। हेमिकॉर्डेटा इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। ऐसे ही अगर हम फिश और एम्फीबियन के बारे में बात करें तो फिश और एम्फीबियन को कनेक्ट करने वाला कौन है? लंग फिश और सीलोकैंथ। ये 2 फिशेज ऐसी हैं जिनके पास फिश के भी कैरेक्टर्स हैं, ये 2 ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके पास फिश के भी कैरेक्टर्स हैं और एम्फीबियंस के भी कैरेक्टर्स हैं। फिर आपका आता है साइकोमोरिया जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। सो कनेक्टिंग लिंक हमारा ये शो करता है, ये प्रूफ करता है कि एवोल्यूशन हुई है। ये अलग और ये अलग तो हैं, लेकिन इन दोनों की कुछ कॉमन फीचर्स लिए कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो शो करता है कि हमारा एवोल्यूशन हुआ है। अब
अगर हम आर्कियोप्टेरिस की बात करें तो आर्कियोप्टेरिस अभी एक्सटिंक्ट है, ठीक है, लेकिन आर्कियोप्टेरिस रेप्टाइल्स और बर्ड्स के फीचर्स को शो करता है। इसके पास रेप्टाइल्स के कौन कौन से फीचर्स हैं? इसके बाद जॉ विद टीथ है, इसका स्टर्नम वीक है और इसके स्केल्स हैं स्किन के ऊपर, जैसे रेप्टाइल्स के होते हैं ना सख्त स्केल्स, वैसे इसकी स्किन पे स्केल्स हैं। तो ये हमें लगता है ये रेप्टाइल है, लेकिन इसके साथ साथ इसके पास विंग्स भी हैं, इसके पास बीक भी हैं, इसके पास फेदर्स भी हैं, तो ये बर्ड्स वाले फीचर्स भी शो कर रहा है। यानी कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच का जो लिंक है दैट इज आर्कियोप्टेरिस। अब ये इनको कनेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, मतलब लेकिन ये अब हमारे बीच में एग्जिस्ट नहीं करता, एक्सटिंक्ट स्पीशीज का है, तो हम इसको कहते हैं ये मिसिंग लिंक है। तो कनेक्टिंग लिंक एंड मिसिंग लिंक चीज़ें बिल्कुल सेम है, बट कनेक्टिंग लिंक आज भी एग्जिस्ट करते हैं और मिसिंग लिंक्स आज एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये भी हमको बताता है कि एवोल्यूशन का प्रोसेस हो रहा है ना। अब हम कुछ ऑर्गेनिजम्स के मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंस को देखते हैं। जैसे अगर हम एक प्लांट को देखें बोगनविलिया को, तो हम देखते हैं बोगनविलिया में थॉर्न्स हैं। अगर हम क्यूकरबिटा को देखें तो हम देखते हैं क्यूकरबिटा के अंदर से टेंड्रिल्स निकल रहे हैं सपोर्ट के लिए। थॉर्न का काम क्या है? प्रोटेक्शन देना। लेकिन अगर हम इनकी डीप स्टडी करें, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि ये दोनों जो हैं थॉर्न और टेंड्रिल एक ही जगह से इवॉल्व हुए हैं एक्सिलरी बड से। तो हम ये कह सकते हैं ये एक्सिलरी बड की ही मॉडिफिकेशन है, कि ये एक्सिलरी बड का ही रूप है, कभी वो थॉर्न बन गया या वो टेंड्रिल बन गया। थॉर्न क्यों बनाया बोगनविलिया ने? क्योंकि उसको प्रोटेक्शन चाहिए रही होगी। क्यूकरबिटा ने सपोर्ट के लिए टेंड्रिल बना लिया इस ऑक्सिलरी बड को, लेकिन इनका एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर तो एक ही है कि एक्सिलरी बड से ही आए हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा कि अगर हम बैट की बात करें तो बैट के पास जो उसके 4 लिम्स हैं, आगे के जो लिम्स हैं वो फ्लाई करने के लिए यूज में आ रहे हैं। व्हेल के जो लिम्स हैं वो स्विमिंग करने के यूज में आ रहे हैं। ह्यूमंस के जो हाथ हैं वो पकड़ने के काम आ रहे हैं और चीता भागने के काम आ रहा है। अब ये सब चीज़ें जो बैट को विंग्स हैं, वेल्स के फिन्स हैं, ह्यूमंस के हैंड्स हैं, चीता की लेग्स हैं, ठीक है, बर्ड्स के बैट के पास क्या है? ये विंग्स हैं फ्लाई करने के लिए। वेल के पास क्या है? वेल्स के पास फिन्स हैं। ह्यूमंस के पास क्या है? ह्यूमंस के पास हैंड्स हैं। चीता के पास क्या है? आगे की 4 लिम्स हैं, या जिसको अगर हम अभी लेग्स बोल दें तो भी चलेगा। इन सब के काम अलग अलग हैं, है ना, जैसे ऊपर हम अलग अलग काम पढ़े, लेकिन अगर हम इनके स्ट्रक्चर की डिटेल स्टडी करें तो हम देखते हैं इन सब का बेसिक स्ट्रक्चर बिल्कुल ह्यूमन की जैसे आर्म का स्ट्रक्चर है वैसे ही है। इन सब में ह्यूमरस भी है, रेडियस अल्ना भी है, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजेस, ये सब हैं। यानी कि इनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ इन्होंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, यानी कि इनका कॉमन एंसेस्टर सेम है। अगर हम थर्ड एग्जाम्पल की बात करें तो वर्टिब्रेट हार्ट का और वर्टिब्रेट का ब्रेन, यानी कि अगर हम वर्टिब्रेट्स के हार्ट को देखें और ब्रेन्स को देखें, अब कई बच्चों को लगेगा इसमें क्या फंक्शन चेंज हुआ। यस, इसमें भी फंक्शन चेंज है, क्योंकि हार्ट जैसे ह्यूमंस का 4 चैम्बर्ड हार्ट है, कहीं 2 चैम्बर्स हार्ट है, किसी में सिर्फ वेनस ब्लड है, किसी में सिर्फ आर्ट्रियल ब्लड है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि इनका हार्ट अलग है। ऐसे ही ब्रेन भी, अब हमारे ब्रेन का फंक्शन बहुत ज़्यादा है, हमारा मेमोरी भी है, कैलकुलेशंस भी हैं, क्रिएटिविटी भी है, पर हर ऑर्गेनिज्म का ऐसा नहीं है फंक्शन। कईयों का सिर्फ रिसेप्टर्स का काम कर रहा है, तो इसलिए इनका फंक्शंस अलग है। तो अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अलग अलग चीज़ें बन रही हैं लेकिन एंसेस्टर एक है। तो इस तरीके की एवोल्यूशन को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। इस तरह की एवोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। इसमें हमने क्या चीज़, अगर हम स्टडी करने की बात करें तो हमने मेन क्या स्टडी किया कि इनका एंसेस्टर कॉमन है, देखिए कॉमन एंसेस्टर है, और इनके जो फंक्शंस है, एक फंक्शन कुछ और है, ये फंक्शन 1 हो गया, ये किसी कुछ और फंक्शन के लिए काम हो रहा है, ये कुछ और फंक्शन के लिए काम हो रहा है, ठीक है। तो इनके फंक्शंस अलग हैं लेकिन इनका एंसेस्टर एक है।
तो इस तरीके की एवोल्यूशन को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। और ये जो स्ट्रक्चर्स बन के आए अलग अलग फंक्शंस के, इनको हम बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स। यानी कि जो अभी हमने ऊपर बात करी, ये थॉर्न की और टेंड्रिल की, हम ये कह सकते हैं थॉर्न एंड टेंड्रिल आर होमोलोगस ऑर्गन्स। इसी तरीके से विंग्स का, बैट का विंग्स, व्हेल के फिन्स, ये भी क्या है, होमोलोगस ऑर्गन्स। अब ये हमेशा हम याद रखेंगे कि जो होमोलोगस ऑर्गन है वो हमेशा डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करेंगे। इसको हम याद रखेंगे HD से, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, CBSE के लिए भी, कि वो आपको ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दे देते हैं और पूछते हैं वो होमोलोगस हैं या एनालोगस हैं, और अगर होमोलोगस है तो कौन सी एवोल्यूशन शो कर रहे हैं, डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट। इन दोनों को भी हम कंपेयर करेंगे थोड़ा आगे और बढ़ने के बाद। तो HD से हम याद रख सकते हैं कि होमोलोगस ऑर्गन विल शो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है, जिनमें कि एंसेस्टर कॉमन होगा और फंक्शंस सबके अलग होंगे। ये एक तरह से हमारा बिल्कुल ट्रू एवोल्यूशन दिखा रहा है ना। देखो, सबका कॉमन एंसेस्टर है लेकिन सबके काम अलग अलग हैं, तो एवोल्यूशन का प्रोसेस शो हो रहा है, और ये हमें सेम ज्योग्राफिकल एरिया में देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या है। कन्वर्ज करना मतलब किसी दूर से एक कॉमन पॉइंट पर आना। अब हम देखते हैं कि एक प्रॉब्लम आई स्टोरेज ऑफ फूड करने की। पोटैटो ने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। पोटैटो ने अपनी स्टेम ली और उसको ज़मीन के नीचे ले गया और उसने उसको फूड को स्टोर करने में लगा दिया। ऐसे ही स्वीट पोटैटो ने अपनी रूट में खाना स्टोर कर दिया। ये रूट है, ये स्टेम है, दोनों ऑर्गन्स अलग हैं लेकिन इनका काम एक ही है, फूड को स्टोर करना, ठीक है। तो ये क्या है, कन्वर्जेंट, कि इतना अलग अलग ईश्वर ने दे दिया फिर भी एक ही काम कर रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं एक ही पॉइंट पर, एक ही चीज पर फोकस कर रहे हैं, स्टोरेज ऑफ फूड। इसी तरीके से अगर हम एग्जाम्पल 2 को स्टडी करें तो बर्ड्स के विंग्स और बटरफ्लाई के विंग्स, हम सबको पता है उड़ने के ही काम आते हैं, लेकिन अगर हम बर्ड्स के विंग्स की स्टडी करें तो देखें कैसा है ये है मॉडिफाइड 4 लिम्ब ह्यूमन बीइंग का, जैसे ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, फेलेंजेस, तो ये मॉडिफाइड 4 लिम्ब है। जबकि विंग्स ऑफ बटरफ्लाई क्या है, ये स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन की आउटग्रोथ है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन काम एक ही कर रहे हैं, फ्लाइंग करने का। तो ये भी क्या है आपका कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अब थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। ऑक्टोपस की आई और ह्यूमन की आई, बिल्कुल इनके स्ट्रक्चर अलग है बट दोनों का काम क्या है, देखना। डॉल्फिन के फ्लिपर और पेंगुइन के फ्लिपर, डॉल्फिन एक मैमल है, पेंगुइन एक बर्ड है, उनके बिल्कुल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, दोनों का काम क्या है, स्विम करना। तो जब काम यानी कि फंक्शन सेम हो तो उस तरह की एवोल्यूशन को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो हम इन ऑर्गन्स को क्या बोलेंगे, जैसे वहां पर हमने होमोलोगस ऑर्गन बोला, इन ऑर्गन्स को हम बोलेंगे एनालोगस ऑर्गन। याद कैसे करेंगे कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में एनालोगस ऑर्गन है, AC से, AC एनालोगस ऑर्गन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। अब ये हम जो एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनका एंसेस्टर कॉमन नहीं है, अलग अलग एंसेस्टर्स से सेम काम हो रहा है, ठीक है। तो कभी कभी हम इसको ये भी कह देते हैं इट्स नॉट ट्रू एवोल्यूशन। अब अलग अलग स्पीशीज सेम एरिया में रह रही है ना, अब इनको रहने के लिए सेम जगह चाहिए होगी, तभी तो इनका सेम काम होगा। अब उड़ना ही मजबूरी है ना, सेम जगह पे रह रहे हैं और इनको उड़ना पड़ रहा है, तो दोनों ने अपने आप को सिमिलर तरीके से अडेप्ट कर लिया। फंक्शन हमेशा सेम होगा इस केस में। तो दिस इज नोन एज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अलग अलग काम एक कॉमन पॉइंट पर, अलग अलग चीज़ें एक कॉमन काम करने के लिए दिख रही हैं हमको। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा वो है एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन में हम पहले एग्जाम्पल स्टडी करते हैं इसका, ठीक है। एडेप्टिव रेडिएशन में एक कॉमन एंसेस्टर है, हम
ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के बारे में बात करते हैं। मार्सुपियल्स क्या हैं? मार्सुपियल्स वो एनिमल्स हैं जिनके पाउच्ड होते हैं, यानी ये मैमल्स तो हैं, दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, बट इनका यंग वन बहुत अनडेवलप्ड कंडीशन में बर्थ ले लेता है, यानी कि वो पूरी तरह अभी डेवलप नहीं हुआ, उसको अभी भी अपनी मदर की बॉडी का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो उसकी मदर की बॉडी में एक पाउच बन जाता है और उस पाउच में वो रहता है। और हमको कौन याद आता है ऐसा पाउच मैमल के नाम पे? हमको याद आता है कंगारू। कंगारू जो है वो एक पाउच मैमल है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, सबको पता है ये। ऑस्ट्रेलिया का तो शोकेस ही कंगारू है ना। इफ दे हैव टू शो समथिंग, कंगारू दिखेगा तो समझ जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में। तो ऐसे पाउच मैमल्स जैसे टस्मेनिया वुल्फ्स, टाइगर कैट, बैंडेड एंट ईटर, मार्सुपियल रैट, वुम्बैट, बैंडिकॉट, कोला, मार्सुपियल मोल, शुगर ग्लाइडर, ये सब पाउच मैमल्स हैं। इन सब ने एक ही तरह से मतलब पाउच रखा हुआ है और इन सब का कॉमन एंसेस्टर है। इस तरीके की जो एवोल्यूशन है उसको हम बोलते हैं अडैप्टिव रेडिएशन। एक कॉमन पॉइंट से देखिए, रेडिएट कर रहे हैं बहुत सारे, दिस इज नोन एज अडैप्टिव रेडिएशन। अब ये जो रेडिएशन, ये जो अडैप्टिव रेडिएशन है ना, इसमें और डाइवर्जेंट में क्या फ़र्क है? ये एक ही एरिया में और बहुत फास्ट हो जाती है ये एवोल्यूशन, और जो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है उसको होने में काफ़ी समय लगता है। अब एक और चीज़ हम देखते हैं डार्विन के बारे में। डार्विन ने बहुत काम किया एवोल्यूशन पर, है ना। तो उनका जो मेन जगह थी जहाँ पर उन्होंने काम किया, दैट वाज गैलापागोस आइलैंड, अभी हम पहले पढ़ चुके हैं। वहाँ पर उन्होंने देखा ब्लैक बर्ड्स को। अब ब्लैक बर्ड जब उनको नज़र आई तो उन्होंने देखा अरे ओरिजिनली तो ये सीड ईटिंग है और इनकी एक खास तरह की बीक है बीज खाने के लिए, लेकिन वो किसी दूसरे जगह पे गए, उसी आइलैंड के दूसरे कोने में गए, वहाँ पर उनकी बीक अलग थी और वहाँ पर वो इंसेक्ट्स खा रही थी। उस जगह पे इंसेक्ट्स बहुत सारे थे तो वो इंसेक्ट्स खा रही थी, उनकी बीक में मॉडिफिकेशन हो गई। ऐसे ही एक और जगह पे वो गए जहाँ पे उन्होंने देखा कि बर्ड की बीक की मॉडिफिकेशन ऐसी हो गई है कि वो वुड खा पा रही है, सख्त बीक हो गई एकदम से, वुड को तोड़ तोड़ के खा रही है। एक जगह अलग जगह पहुंचे तो उन्होंने देखा भैया यहाँ तो और ही अलग तरीके की बीक है, बर्ड सेम है, बीक से अलग है। ठीक है, इन ब्लैक बर्ड्स का नाम क्या था? फिंचेस। ढूंढा किसने? डार्विन ने। पूरा नाम क्या हो गया? डार्विन फिंचेस। तो ये भी क्या है? देखिए एक तरह की अडैप्टिव रेडिएशन है, रेडिएट कर रहा है एक कॉमन पॉइंट से, तो ये आपका अडैप्टिव रेडिएशन है ना। अब इसका कुछ और भी हम देखते हैं एग्जाम्पल आगे। जब एक जगह पर कुछ ज़्यादा आपको अडैप्टिव रेडिएशन नज़र आने लगे तो वहाँ पर आपको कन्वर्जेंट एवोल्यूशन भी नज़र आएगी। वहाँ पर आपको कन्वर्जेंट एवोल्यूशन भी नज़र आएगी। कैसे? देखिए थोड़ा इसको ऐसे समझते हैं। अब यहाँ पर एक मैमल है, ठीक है, ये हमने मान लिया कि हमारा ऑस्ट्रेलिया ही है। यहाँ पर मैमल्स हैं, ये अलग अलग तरीके की लैंड पे चले गए, कुछ स्नो में आ गए, कुछ वाटर में आ गए, और ऐसे ही मार्सुपियल्स हैं। अब मार्सुपियल्स भी कुछ डेजर्ट में चले गए, कुछ लैंड में आ गए, कुछ वाटर में आ गए। अब हम एक जगह को फोकस करते हैं कि अगर ये सब वाटर में आ गए, कुछ मैमल्स वर बाउंड टू कम इनटू वाटर, कुछ मार्सुपियल्स भी वाटर में आ गए, तो क्या इनको पानी में रहने के लिए फिन्स की ज़रूरत नहीं होगी? इनको फिन्स की ज़रूरत होगी। तो इन दोनों की हो गई कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, कि है तो अलग अलग लेकिन एक ही चीज़ से एक ही काम वो कर रहे हैं, तैरने का काम फिन्स से। तो वैसे तो इनके अंदर देखिए अडैप्टिव रेडिएशन है, लेकिन अगर एक ही एरिया में आपको एक से ज़्यादा अडैप्टिव रेडिएशंस देखने को मिलती हैं तो उनमें कहीं ना कहीं आपको कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का भी देखने को मिलेगा। अब इसमें ज़रा सा एग्जाम्पल्स को और देखते हुए स्टडी करते हैं। जो आपकी बुक में बड़ा सा टेबल दे रखा है कि अगर हम मार्सुपियल मैमल्स की बात करें तो हमने देखा कि मार्सुपियल मैमल्स, अभी हमने पीछे डायग्राम में करा है ना, कि मार्सुपियल मैमल्स में मार्सुपियल मोल हो सकता है, नुम्बैट एंटीटर हो सकता है, मार्सुपियल माउस हो सकता है, स्पॉटेड कैस्कस हो सकता है, फ्लाइंग फैलेंजर, टस्मेनिया टाइगर कैट, टस्मेनिया वुल्फ। ये मार्सुपियल मैमल्स की अडैप्टिव
रेडिएशंस है। ये प्लेसेंटल मैमल्स की एडेप्टिव रेडिएशंस है। प्लेसेंटल मैमल कौन से? जैसे हम हैं, जिनका बेबी प्लेसेंटा की मदद से बड़ा होता है और उसके बाद प्लेसेंटा उसकी बॉडी से निकल जाता है, मम्मी की बॉडी से अलग हो जाता है। तो प्लेसेंटल मैमल में हमें क्या देखने को मिला कि प्लेसेंटल मैमल से मोल भी बन रहा है, प्लेसेंटल मैमल का एंट ईटर भी है, माउस भी है। लेकिन अगर ये कंपेयर करें कि प्लेसेंटल मैमल का माउस और मार्सूपियल मैमल्स का माउस, इनकी क्वालिटी सेम होगी, तो यहाँ पर आ गया आपका कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ऐसे ही एंट ईटर, प्लेसेंटल एंट ईटर, मार्सूपियल एंट ईटर, दोनों के कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है, दोनों की बॉडी में बहुत सारी चीज़ें सेम होगी। आई होप एडेप्टिव रेडिएशन कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कैसे शो करता है, दिस इज क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। मतलब हमारा एम्ब्रियो भी एविडेंस देता है कि हमारा एवोल्यूशन हुआ है। कैसे एम्ब्रियो एविडेंस देता है? ये जो इस पर काम किया वो थे हमारे साइंटिस्ट अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने एक लॉ दिया जिसको बोलते हैं हम बायोजेनेटिक लॉ। बायोजेनेटिक लॉ क्या कहता है? ऑन्टोजेनी रेप्लिकेट्स फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी क्या है? अगर हम जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसकी पूरी ग्रोथ पैटर्न को स्टडी करें तो हम कहते हैं भैया वो ऑन्टोजेनी है। फाइलोजेनी मतलब हमारा एवोल्यूशन। तो वो कहता है अगर मैं एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की स्टडी करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देख रहा हूं। जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है उसी की तरीके से तो हमारी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री हुई। तो यहाँ पे नाम क्या है? ऑन्टोजेनी रेप्लिकेट्स फाइलोजेनी। इसके एविडेंसेस क्या थे कि नोटोकॉर्ड है हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज में। हमारा पहले हार्ट 2 चैम्बर था, 3 चैम्बर था, अब 4 चैम्बर है। अगर हम एम्ब्रियो की बात करें, एम्ब्रियो के पास पहले 2 चैम्बर, फिर 3 चैम्बर, फिर 4 चैम्बर। अगर हम एम्ब्रियो को वैसे देखें तो फिश का एम्ब्रियो, हमारा एम्ब्रियो सब सेम दिखते हैं। बर्ड्स के एम्ब्रियो में टूथ बर्ड्स है। ये सब एविडेंस शो करता है कि ऑन्टोजेनी रेप्लिकेट्स फाइलोजेनी। लेकिन इस बात को कंप्लीटली डिसएग्री कर दिया वॉन बेयर ने। वॉन बेयर ने कहा कि अपीयरेंस जो है कैरेक्टर्स की, वो पहले जनरल कैरेक्टर्स आते हैं, फिर स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर्स आते हैं। तो इसीलिए जनरल कैरेक्टर की वजह से हमें कुछ कुछ चीज़ें पहले देखने को मिल जाती हैं, लेकिन हमारे स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर बाद में आते हैं। तो कहीं से भी हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम एक एम्ब्रियो को स्टडी करते जाएं तो हमें पूरी की पूरी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री नज़र आने लग जाएगी कि पहले तो ऐसे था, अब ऐसे और फिर ऐसे। ठीक है, सो दीज वर सम एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, आई होप कि आपको एविडेंसेस क्लियर हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक में हम थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। टिल देन read your NCERT after watching this and please do comment कि आपको वीडियो कैसा लगा and keep reading your NCERT. God bless you all.